मुझसे बेहतर कौन बंबू हो सकता है। तो मेरी खोज मेरे लिए थी। मैंने सोचा बुद्ध का अनुयायी हूं, घर बार छोड़ चुका हूं, नौकरी से कोई संबंध नहीं, वो भी छूट चुकी है, छोड़ दी है। भिक्षुओं का कोई परिवार नहीं होता, भिक्षुओं की कोई संपत्ति नहीं होती, धन का संग्रह करना नहीं होता, लक्ष्य को समर्पित होते ही हैं, लौट के कहीं जाना नहीं, खोने की कोई चिंता नहीं। और बंबू में क्या योग्यता चाहिए? बुद्ध अलंकार जी लिख के लाए थे, दे दो, मैं पढ़ के बता दूं। मैं भी ये हौसला जब भी कर पाया, जमीन का लिफाफ पढ़ लिया, और अकेले ने नहीं लिखा, राजस्थान के लोग भी लगे, हरियाणा के भी लगे, दिल्ली के भी लगे, उत्तर प्रदेश के भी लगे। इन्होंने लिखा कि 6 बातें हैं जो इनको पूरा करेगा और तंबू का बंबू बनेगा। पहली बात तो यह है कि बुद्ध ही मेरे एकमात्र शास्त्रा हैं, उनके प्रति मैं अगाध श्रद्धा रखूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब से मैं बुद्ध का अनुयायी बना हूं, बुद्ध ही मेरे शास्त्रा हैं, इसके अलावा मेरे कोई और शास्त्रा नहीं है। मैं धर्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए समर्पित रहूंगा। यह निर्णय भी पहले हो चुका है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई अपना निजी लक्ष्य नहीं है। मैं तो पहले से ही बात करता रहा हूं, ना मेरी सोच है, ना मेरा विचार है, ना मेरा लक्ष्य है। जो परम श्रद्धेय बाबा साहब ने हमें लक्ष्य दिया था, पद में भारत, हम तो उसी लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। तो मेरा अपना कोई लक्ष्य नहीं है। मैं कभी भी अपने नाम कोई संपत्ति और धन संग्रह नहीं करूंगा। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, एक कार है, उस पर भी बैंक का कर्ज है, 9 किस्तें बकाया है, वो भी चुका दूंगा, और धमभूमि वाले संभाल लेना उस कार को भी। इसके अलावा कोई मेरे पास संपत्ति नहीं। मैं परिवार, सगे संबंधी और पद प्रतिष्ठा से विरक्त रहूंगा। अब भी मेरे पास कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और भविष्य में भी मैं कोई पद प्रतिष्ठा नहीं लूंगा। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। जो भी इस लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, उसके प्रति, जिसने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया, उसके प्रति मेरा अटूट विश्वास है। बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, उन पर अटूट विश्वास है, तो मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं, ऐसा मैंने सोचा और मैंने ये निर्णय लिया। बस एक बात आपसे और चाहता हूं, इस काम को करने के लिए मुझे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात चाहता हूं कि शादी का निमंत्रण और दावत का आमंत्रण मत दिया करो, क्योंकि जब शादी में बुलाते हो और दावत खिलाते हो, तो ना तो हम भिक्षु रहते हैं और ना भिक्षु का स्वभाव रहता है। हो सकता है कि मेरी इस बात से भिक्षु संघ को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मैं भी चाहता हूं, अगर भिक्षु संघ मेरी बात का अनुमोदन करे, कोई कंडीशन नहीं है। विवाह शादी संस्कार भिक्षुओं से नहीं करवाना चाहिए, तथागत का आदेश है। भिक्षुओं को धर्म के लिए बुलाओ, देशना के लिए बुलाओ, भिक्षु का काम प्रचारक का होना चाहिए। तो मैं अपने आप को आह्वान करता हूं कि मैं किसी की शादी में, दावत खाने में नहीं आ सकूंगा। मुझसे उम्मीद भी मत करना, और मेरे से ही नहीं, धमभूमि के किसी भी भिक्षु को मत बुलाना, क्योंकि सारे के सारे संकल्पित हैं। तो ये शुरुआत है। 68 वर्ष के बाद बाबा साहब जिसे ढूंढ रहे थे, उस ढूंढ में कम से कम ये कह सकते हैं कि हम भले ही पूरे तंबू का भार ना उठा सके, लेकिन उस तंबू में जो धम्म है,
उस धम्म का भार तो उठाने का हम सामर्थ्य रखते हैं और हमें होना ही चाहिए। मैं कामना करता हूं कि मैं इस संकल्प को पूरा कर सकूं, लेकिन साथ में ये भी चाहता हूं, ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है। बाबा साहब का बनाया तंबू बहुत विशाल है। वो बाबा साहब ही थे तो तंबू बन सकते थे। हजारों बंबुओं की आवश्यकता है। हजारों बंबुओं के लिए भी इन्होंने ये मापदंड तय किए। ये दूसरे मापदंड हैं जो ग्रस्त हैं, जिनके परिवार हैं, उनके लिए इन्होंने 5 मापदंड तय किए हैं। पहला मापदंड है कि मैं बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। जो भी बाबा साहब के तंबू का बंबू बनेगा उसे बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करनी होगी। दूसरा, मैं सच्चा और अच्छा बौद्ध बनूंगा। ऐसा नहीं कि बौद्ध तो बन गए, जाति को बना के रखो, परंपराओं को तोड़ो नहीं, मरने के बाद अस्थियां लेकर के कहीं जाने लगो। और आगरा में तो खासतौर से ऐसा होता है, उठावनी में भिक्षु बुलाते हैं और अस्थियां लेकर के फिर कहीं गंगा में जाते हैं। दोहरा आचरण नहीं, सच्चा अच्छा बौद्ध बनना है। तीसरा है कि मैं धम्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। व्यवस्था निर्माण के लिए समर्पण होना चाहिए। चौथा है कि मैं अपनी आय का 20वां भाग यानी कि 5% धार्मिक व्यवस्था निर्माण के लिए नियमित रूप से दान करूंगा। ये बात भी बाबा साहब ने आगरा में ही कही थी, 18 मार्च को भी कही और 14 अक्टूबर को 56 में भी कही। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। जो भी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है उसके प्रति विश्वास भी होना चाहिए। ये 5 ग्रस्त लोगों के लिए है और ये पांचों की पांचों बातें बाबा साहब के 18 मार्च के भाषण में से ली गई है। इसमें कुछ भी उनका अपना नहीं है। तो आज इन दोनों बातों पर यहाँ जितने भी उपासक उपासिकाएं बैठी हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये धम्म कारवा उत्सव नहीं है, ये धम्म कारवा परंपरा नहीं है, ये धम्म कारवा आयोजन नहीं है। ये बाबा साहब के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको प्राप्त करने का एक माध्यम है, उस विचार को समझने का एक माध्यम है, उस विचार को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। क्योंकि पूरे देश की भागीदारी इस धम्म कारवा के रूप में आगरा में होती है और इस बार मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये बात कह रहा हूं, पहली बार आगरा के हजारों नौजवानों को मैं इस कारवा में भागीदार के रूप में देख रहा हूं। पहली बार आगरा का नौजवान अपनी पूरी भागीदारी के साथ आया है। जो लोग पहले से सक्रिय थे, काम कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा आयोजन सफल किया। इस बार मैंने कोई काम नहीं किया। इस बार मैं सबसे आराम से रहा हूं। आगरा की किसी बस्ती में मैं मीटिंग के लिए नहीं गया, मैंने किसी को आमंत्रण भी नहीं दिया। मेरे साथ मेरे 86 पार्टी, 3 भिक्षु 1 भिक्षुणी जो आगरा में डटे हुए थे, बस वही दिन रात काम कर रहे थे। उनकी वजह से आप लोगों तक बात पहुंची, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से और जो आगरा का विशेष रूप से जो नौजवान बाहर निकल के आया है और जो बुद्धिजीवी साथ खड़ा हुआ है, इस काम को इतना आसान बना दिया कि हम बिना तनाव के इस काम को कर पा रहे हैं। खासतौर से व्यापार मंडल के लोग, जूता मंडी समिति के लोग जो पूरा परिसर साफ सुथरा करके कई सौ लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। खंडना के लोग
ब्यासपुरा के लोग, इंदिरा कॉलोनी के लोग और खास तौर से धनौली के लोग, मरीपुरा के लोग, इस सब ने मिलकर के हजारों लोगों के सोने की, रहने की व्यवस्था की। और मुझे इस बात बड़ा सुकून मिला कि बिना ज्यादा प्रयास किए आगरा ने इस सारी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लिया। और आप जो खाना देख रहे हैं, जो बना है, दाल और चावल को छोड़ करके, दाल और चावल अलीगढ़ की ओर से है, बाकी सारा का सारा खाने का प्रबंध आगरा की ओर से है। कुछ लोगों ने पैसा ला करके दिया है, वो टेंट के लिए है। कुछ पैसा बचा होगा तो जो प्रचार सामग्री के लिए है। बस मुझे इतना पता है, ये कारवां ना तो कभी शुरू होता है और ना कभी रुकता है, बस ये चलता रहता है। और चलने का नाम ही कारवां है, इसीलिए हम चलते रहते हैं। आपका सहयोग बना रहे, बस इतनी कामना करता हूं। अगली बार इससे ज्यादा आना है। एक बात तो मुझे और कहनी थी, ये कारवां का आगाज अब आगरा तक सीमित नहीं रह गया है। बाबा साहब जो तंबू का बम्बू ढूंढ रहे थे, उस तंबू के बम्बू की अगली कड़ी है कि अच्छा मौत बनना चाहिए। इससे हमने देश के तमाम लोगों को इकट्ठा करने की योजना बनाई और 16 जून के दिन राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में हम सब मिलकर के बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा करेंगे। अभी तक तो जातियों के समाज बने हैं, सभी अपनी अपनी जाति को समाज मान रहे हैं, बहुत ही बन गए, जाति भी बचाए हुए हैं। 16 जून 2024 बाबा साहब के अनुयायियों के लिए आखिरी दिन है। उसके बाद उनके जीवन में जाति का नाम नहीं होगा। वो जब भी कहेंगे बौद्ध समाज कहेंगे और हम ये घोषणा करेंगे 16 जून को भारत में जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा बौद्ध समाज बनेगा। और जयपुर में आगरा, जयपुर के लोगों के द्वारा, पूरे देश के बौद्ध प्रतिनिधियों के द्वारा, इस विशाल गरिमामयी भिक्षु संघ के द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। तो मैं आमंत्रण दे रहा हूं राजस्थान के लोगों की ओर से, धर्मभूमि की ओर से, आप सभी के सभी लोग आज से ही तैयारी करो। सफेद सफारी सिलवाओ या जैसा पहना तो वैसे सफेद कपड़े पहनो। और जयपुर के कार्यक्रम में कम से कम 2 लाख लोग आने चाहिए। मैं कोशिश तो 5 लाख कहने की कर रहा था, फिर कभी ऐसा लगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग बहानेबाजी बहुत है। गर्मी बहुत ज्यादा थी, जैसे घर में तो गर्मी नहीं, गर्मी तो सब जगह है। इसलिए बहानेबाजियों की ज्यादा संख्या होने के कारण मैं थोड़ा सा संकोच कर गया। लेकिन 2 लाख लोग तो हैं जो बहानेबाज नहीं है, उसमें आप भी हैं। तो गर्मी में अगर गर्मी नहीं लगेगी तो क्या सर्दी में लगेगी? एक बार तो हमने कार्यक्रम ना, इस सप्ताह का महीना बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा था, कमरे में भी कोहरा था, लोग दुखी हो रहे थे। दुखी क्यों हो रहे हो? लोग सर्दी में शिमला जाते हैं ठंड देखने के लिए, और हम बिना शिमला गए ठंड देख रहे हैं। मान लो कि शिमला में बैठे, किसी को ठंड नहीं लगी, ऊपर से पानी बरस रहा था, चू रहा था और टेंट में सो रहे थे। तो गर्मी का दिन है, इसीलिए विशेष है। राजस्थान में जाए गर्मी का अनुभव ना करें तो काम अधूरा लगेगा। इसलिए 16 जून को हम सूर्य को भी चुनौती देंगे, क्योंकि बाबा साहब का सिंबल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान के प्रतीक के सामने सूर्य की गर्मी का कोई अस्तित्व नहीं। तो बिना बहाना बनाए जयपुर में जाना है और बौद्ध समाज की घोषणा
की शादी भी विवाह भी पौधों में ही करेंगे। तो अगर सहमत है तो मेरी बात का अनुमोदन करें हाथ ऊपर करके, और जब तक सारी फोटो ना खींचने हाथ ऊपर रखना। एक कैमरा वाले घुमा लो भाई, एक फिर कभी कहोगे तो कुछ बोल बिल्कुल भी अगर सहमत हो तो जाति छोड़ने के लिए नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे, छोड़ रहे बहुत बहुत साथ बिल्कुल भी तैयार है। धन्यवाद। दूसरी बात, कौन समाज होगा तो ये भी प्रश्न चल रहा है कि कौन क्या करे क्या ना करे। 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा दी और आज भी सारे संगठन दीक्षा ही दे रहे हैं। दीक्षा के बाद शिक्षा भी होनी चाहिए थी, दीक्षा भूमि के बाद धम्म भूमि भी होनी चाहिए थी, क्योंकि दीक्षा के बाद धम्म होना ही चाहिए और धम्म होगा तो संघ भी होगा। पर दीक्षा दीक्षा है ना तो धम्म ना संघ। तो हमने पौधों का कोड ऑफ कंडक्ट, पौधों का आचरण कैसा हो, पौधों का व्यवहार कैसा हो, उनके पर्व कैसे हो, उनकी परंपरा कैसी हो, उनके प्रतीक कैसे हो, वैशाख पूर्णिमा को कैसे मनाएंगे, धम्म चक्र कैसे मनाएंगे, अशोक विजयदशमी का पर्व कैसे मनाएंगे, सारे पर्व सुव्यवस्थित करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को क्या करना है, उपोषण कैसे करना है, अपनी जो गलतियों के लिए क्षमा याचना कैसे करनी है, जो हम कमाते हैं उसका 20वां भाग दान कैसे देना है, पारमिताओं का अभ्यास कैसे करना है, शील का आचरण कैसे करना है, मध्यम मार्ग पर कैसे चलना है, उस सब का एक नाम है पौधों का घोषणा पत्र, जिसे मैनिफेस्टो वो तैयार हो चुका है। पिछले 2 महीने से लगभग 120 लोग उस घोषणा पत्र में काम कर रहे हैं। अभी हमने जयपुर में भिक्षुणी संघ के साथ दीक्षा भूमि पर चर्चा की। हम अभी लखनऊ में भी चर्चा करके आए, हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के चर्चा करेंगे। आप में से जो भी उपासक उपासिका इस काम में अपनी भागीदारी देना चाहे, विचार देना चाहे, कोई भिक्षु भी अपनी राय देना चाहे, तो सभी को आमंत्रण है। अभी हमारे पास 16 जून तक का समय है। हम मई के महीने में बुद्ध पूर्णिमा तक ये सारी तैयारी करेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के बाद दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में उस घोषणा पत्र की एक एक बात को आपके सामने रखेंगे। जब सबकी सहमति हो जाएगी तो उसे पास करेंगे और जिस पर सहमति नहीं होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। और उस दिन हम उस घोषणा पत्र को पूरा सही करके सभी के हस्ताक्षर करवाएंगे, ताकि हम समाज को बता सकें, देश को बता सकें कि ये घोषणा पत्र को एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक संगठन ने नहीं बनाया, ये देश के सभी पौधों की, भिक्षुओं की, विद्वानों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, संगठनकर्ताओं की भूमिका से बना है। तो 16 जून के बाद इस देश के सभी पौध उस घोषणा पत्र के अनुसार आचरण करेंगे, उनका व्यवहार होगा, एक तरीका होगा, जीने की एक तहजीब होगी। हम ठीक ढंग से अगर मैं बात कहूँ तो पौधों के अपने संस्कार होंगे, पौधों के अपने विचार होंगे,